Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Said, and today we will discuss evaluation of crude drugs. So ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है और इसमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमिक इवैल्यूएशन. So first of all, मूविंग टूवर्ड व्हाट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग. तो बच्चे इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग जो है ना वो हम करते हैं जब हम ड्रग की क्वालिटी और उसकी प्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और डिटर्मिन करते हैं कि ड्रग का जो एक्टिव मॉइटी है या ड्रग का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी क्वालिटी क्या है और वेदर इट्स प्योर और इम्प्योर. सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन जो हमें हेल्प करती है डिटर्मिन करने में कि जो ड्रग है वो कितनी उसकी क्वालिटी अच्छी है या कितनी उसकी प्योरिटी है. सो कमिंग टूवर्ड organoleptic evaluation, but first I would like to discuss the difference between organized drug and unorganized drug. बच्चे सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे पास क्रूड ड्रग क्या होती है. क्रूड ड्रग जो हमारे पास है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव मॉइटी एंड इनएक्टिव मॉइटीज़, जिसमें एक्टिव सब्सटेंस भी होता है और बहुत सारे इनएक्टिव सब्सटेंसेस भी होते हैं. तो हमारा गोल और एम क्या होता है कि हम क्रूड ड्रग में से वो वाली चीज़ें सेपरेट कर लें जो हमारे काम की हैं, जो चीज़ें एक्टिव हैं या जिनका कोई मेडिसिनल यूज़ है या जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हैं उनको हम अलहदा कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें फ्रॉम मेडिसिनली इनएक्टिव सब्सटेंसेस. सो क्रूड ड्रग्स जो है वो फर्दर किन 2 क्लासेस में डिवाइड होती हैं. क्रूड ड्रग्स आर फर्दर grouped as organized or unorganized drugs. Organized drugs are cellular or unorganized drugs are non-cellular. So this is the difference between the organized drug and unorganized drug. The first difference is cellular structure is present in organized drug, whereas cellular structure is absent in unorganized drug. Organized drugs are part of plant एनिमल लाइक फ्रूट, सीड्स एंड रूट्स. ये ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और ये इनकी एग्जांपल में क्या आता है कि कौन से पार्ट होते हैं प्लांट के. बच्चे इट कुड आइदर बी अ फ्रूट या कोई सीड हो सकता है या उसका रूट हो सकता है. वाइल ऑन द अदर हैंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, एंसेयन एंड एक्सप्रेशन. अब आपको पता है कि हमने रीजन्स पढ़े थे और रीजन्स में क्या होता है कि रीजन्स आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. तो वो एक बच्चे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है जिसमें वो आपको पता है उसका एक अमॉर्फस सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता, उसकी सिमेट्री कार्बन नहीं होती, कोई उसकी अरेंजमेंट नहीं होती, तो दैट कम्स अंडर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग. टू स्टडी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग प्रॉपर्टी their transactions और longitudinal cross section is taken and study under microscope. ये अभी जब हम फर्दर इनकी evaluations देखेंगे तो ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे. और they are solid in nature. The organized drugs are quite solid in nature, while on the other hand the unorganized drugs are they could either be solid or liquid. इनके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आते हैं. कभी आपने क्लोव को देखा हो. क्लोव जो है इसमें बहुत ही एक जो है ना पर्टिकुलर सी सिमेट्री होती है, दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग. वाइल ऑन द अदर हैंड आप ये देखें कि लेमन ऑयल है, ये लिक्विड में है, इसकी कोई फिक्स सिमेट्री नहीं है, कोई शेप नहीं है. हम इसको किस में फिर क्लासीफाई करेंगे जी? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्लासीफाई करेंगे. कमिंग टूवर्ड ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन या मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन. ये इवैल्यूएशन क्या होती है? ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन मीन्स स्टडी ऑफ अ ड्रग विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स ऑफ सेंस विच इंक्लूड्स इट्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, कलर, ऑडर, टेस्ट एंड साउंड ऑफ इट्स फ्रैक्चर. अब बच्चे जब हम कभी भी ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो जो पहला स्टेप होता है वो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कॉमन सेंसेस. और वो कॉमन सेंसेस कौन सी हैं हमारी? वो कॉमन सेंसेस है हमारी देखने की हिस्स, हमारी सूंघने की हिस्स, हमारी टेस्ट करने की हिस्स, और एक और चीज़ जो है वो है इसका साउंड ऑफ फ्रैक्चर. साउंड ऑफ फ्रैक्चर, अगर आप सिनेमन की स्टिक को फ्रैक्चर करेंगे तो एक बड़ा पर्टिकुलर सा साउंड आपको सुनाई देगा. वाइल ऑन द अदर हैंड आप एफिड्रा की स्टिक को ब्रेक करेंगे तो उसकी टूटने की आवाज़ और तरह की होगी.
लेकिन जब भी हम ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं या ड्रग को हम लोगों ने जो है वो इवेलुएट करना होता है डिफरेंट पैरामीटर्स पे, डिफरेंट क्राइटेरियाज पे, तो डायरेक्ट कंटेक्ट ड्रग के साथ नहीं करना आप लोगों ने. देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स दैट वी हैव टू फॉलो. और वो प्रोटोकॉल्स कौन से हैं कि जब भी आपने लैब में एंटर होना है तो आपने अपना लैब कोट जो है वो लाजमन पहनना है. उसके अलावा यू हैव टू वेयर योर मास्क एंड योर ग्लव्स. आपने अपने ग्लव्स जो हैं वो हमेशा अपने हाथों पे रखने हैं. और बच्चे नेवर एवर ट्राई टू टेस्ट अ ड्रग, क्योंकि उनकी वी डोंट नो उनका कंटेनर कैसा है जिस कंटेनर में वो हैं, एंड यू डोंट नो द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग. दैट कुड बी पॉइजनस, दैट कुड बी लीथल और टॉक्सिक. तो ये बहुत ही हैज़र्डियस हो सकता है जब आप ड्रग के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आते हैं. डायरेक्ट कंटेक्ट कुड आइदर बी बाय हैंड और बाय योर टेस्ट. अगर आप उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो दैट्स वेरी 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 डेंजरस. आप लोगों ने ये प्रैक्टिस अपनी लैब में बिल्कुल नहीं करनी कि आप ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको टेस्ट कर रहे हैं या आप उसको डायरेक्ट हाथ में पकड़ रहे हैं. आपने ग्लव्स के बगैर जो है किसी भी ड्रग को हैंडल नहीं करना. किसी ड्रग को तो क्या, आपने ग्लव्स के बगैर किसी ऑपरेटर्स को भी हैंडल नहीं करना. लैब के सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं. आप जब भी लैब में एंटर होते हैं, ट्राई टू स्टेरिलाइज योर ऑपरेटर्स. और बेस्ट वो जो स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक्स हैं आपको अच्छे तरीके से पता है. और अगर वो नहीं अवेलेबल होती तो बच्चे ये है कि आप उसको अल्कोहल से वॉश कर सकते हैं. उसके अलावा अगर वो भी नहीं अवेलेबल तो डिस्टिल वाटर से वॉश करके आप उसको जो है वो ओवन में रख सकते हैं अपने ग्लास वेयर्स को. तो वो भी एक बड़ा अच्छा तरीका है जिससे आपके जो है वो स्टेरिलाइज हो जाते हैं ग्लास वेयर्स जो हैं आपके. और उसके बाद जो आप फार्मूलेशन बनाते हैं वो बड़ी अच्छी फार्मूलेशन बनती है क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन नहीं होती. और इसी तरह जब आप लैब छोड़ें तो मेक वेरी श्योर कि जो ऑपरेटर्स आपने यूज़ किया है उसको आप वॉश करके और फिर रिटर्न करें. आप अपना ऑपरेटर्स गंदा मत रखें. Make it your routine habit, make it your daily practice in your laboratories, or it would be safe to work with protocols. So it was all about the organoleptic evaluation. And what about the morphological characters? What about morphology? Morphology होती क्या है? To study morphology of drug, its shape, size, color and external markings, structure and internal color, odor and taste are examined. आप ये देख लें कि उसका मॉर्फ, उसकी साख्त कैसी है और साख्त में क्या क्या चीज़ें आती हैं. वाइल कमिंग टूवर्ड ह्यूमन्स मॉर्फोलॉजी, अगर इंसानों की साख्त के बारे में हमें देखा जाए तो इंसानों की साख्त क्या है बच्चे? वी गॉट स्किन, वी गॉट नोज़, वी गॉट अ स्किन कलर. दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन. So what are the example of organized drugs? Organized drugs में जो हमारे पास example आती है that is bark. Bark जो है that is a kind of organized drug. और bark of cinnamon आपको पता है बहुत important medicinally active है. इसके अलावा सिंकोना बार्क जो मलेरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है. इसके अलावा लीव्स, हम सेना लीव्स भी पढ़ चुके हैं और हम डिजिटालिस भी पढ़ चुके हैं. डिजिटालिस जो है वो कार्डियोटॉनिक है. इसका हार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ये हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं. फ्लावर्स जो हैं वो कौन से ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एक्टिव हैं? सैफ़रॉन, जिसे लुक्ते आम में ज़ाफ़रान कहा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको जो है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम क्लासीफाई करते हैं. देन कम सीड्स ऑफ नक्स वोमिका. नक्स वोमिका जो है बच्चे, मैंने आपको क्लास में भी बारहा बताया है कि नक्स वोमिका यूज़ होता है फॉर किलिंग डॉग्स, फॉर पॉइजनिंग डॉग्स. और इसके अलावा जो ह्यूमन में जो स्पेसिफिक डोज पे उसके यूजेस हैं वो हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं. देन कम फ्रूट्स, इलायची हो गया, बादाम हो गया और आंवला हो गया. ये फ्रूट्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आते हैं. देन कम्स अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, जिंजर एंड टर्मेरिक. और हर्ब्स में पुदीना जो है बच्चे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आता है. तो ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे ये कॉमन एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं कि अगर किसी ड्रग की जो है वो बार्क है तो वो ऑर्गेनाइज में आती है, अनऑर्गेनाइज में आती है. और बार्क की एग्जांपल क्या है, फ्लावर की एग्जांपल क्या है, सैफ़रॉन की एग्जांपल क्या, फ्लावर की एग्जांपल क्या है. तो दीज आर ऑल द एसेंशियल एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग.
कमिंग टूवर्ड द सेंसरी कैरेक्टर्स, बच्चे ये होते हैं कि जो कलर, टेक्सचर, ओडर, टेस्ट ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रग की इवैल्यूएशन में. इट में भी एसिडिक, सलाइन, सॉल्ट लाइक, सैकरिन, स्वीटिश. ये सैकरिन जो है बच्चे, ये सैकरिन का मतलब ही ये सैकराइड से निकला है. हमने मोनोसैकराइड्स पढ़े, डाइसैकराइड्स पढ़े, पॉलीसैकराइड्स पढ़े. तो जो सैकराइड्स, सैकरिन्स हैं वो सैकराइड से निकला है, जिसका मतलब क्या है, स्वीटिश. बिटर और टेस्टलेस, पोसेसिंग नो टेस्ट. इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें तो जिंजर और कैप्सिकम, ये जो शिमला मिर्च होती है, इसका बड़ा पंजेंट सा टेस्ट होता है और इसका बड़ा अरोमा भी इस तरह का आता है. इसके अलावा हनी का स्वीट टेस्ट होता है. चिराटा, इसका पंजेंट टेस्ट होता है. ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, जिसे मुलट्ठी भी कहते हैं, गले में बड़ा सूथिंग एक्शन होता है. इसका डिमल्सेंट है ये. और इसका जो है वो हार्ड एंड फाइब्रस फ्रैक्चर होता है. फाइब्रस फ्रैक्चर क्या होता है, अगर आप दालचीनी की स्टिक को तोड़ें तो उसके अंदर कोई आपको धागा या फाइब्रस का स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा, रेशे से आपको बनते हुए नहीं नज़र आएंगे. वाइल ऑन द अदर हैंड अगर आप ग्लिसराइजा ग्लैब्रा का स्टिक जो है वो तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक फाइब्रस सा स्ट्रक्चर है, रेशेदार, धागेदार सा स्ट्रक्चर है. और शेप ऑफ ड्रग जो है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, डिस्क लाइक भी हो सकती है, फ्यूसिफॉर्म और ओवाइड भी हो सकती है. उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में इसमें बच्चे आते हैं हमारे पास फ्यूरोस, रिजेस, रिंकल्स, एनुलेशंस, नोड्यूल्स, फिशर्स एंड प्रोजेक्शंस. फ्यूरोस और रिजेस क्या होते हैं? फ्यूरोस और रिजेस बच्चे होते हैं हमारे पास अ लॉन्ग नैरो नेचुरल एलिवेशन. इनको कहते हैं रिजेस. आई रिपीट, अ लॉन्ग नैरो नेचुरल एलिवेशन, इसको रिजेस कहते हैं. फ्यूरोस का मतलब होता है अ स्लाइट डिप्रेशन इन स्मूथ सरफेस. ये मैंने आपको क्लास में लीव्स बना के दिखाए थे कि डिप्रेशन का क्या मतलब है, रिजेस का क्या मतलब है, फ्यूरोस का क्या मतलब है. रिंकल्स झुर्रियाँ होती हैं. एनुलेशंस का मतलब होता है रिंग, एनुअल रिंग, जो प्लांट की एज के बारे में बताते हैं. नोड्यूल्स का मतलब क्या होता है, वॉर्ट लाइक आउटग्रोथ. जिस तरह अगर आप ये देखें कि पोटैटो की बड बन जाती है, इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स की स्मॉल राउंडेड वॉर्ट लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जिनको नोड्यूल्स कहते हैं. फिशर्स क्या होती हैं, लॉन्ग नैरो डिप्रेशंस इन सर्फेस. बहुत डिप्रेशंस, जिस तरह आप ये देखेंगे जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें बहुत लॉन्ग और नैरो डिप्रेशंस होती हैं सरफेस में. वो डिप्रेशंस किस लिए होती हैं कि जैसे ही कोई आउटसाइड जो है वो इंसेक्ट इसकी इनके ऊपर आके बैठे तो ये फ़ौरन से क्या कर सकें, ये फ़ौरन से उनको खा सकें, डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे सिक्रीटरी एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं. देन कम प्रोजेक्शंस. प्रोजेक्शंस का मतलब होता है बाहर निकली हुई, बाहर को. तो इलोंगेटेड आउटग्रोथ्स, जिस जैसे कि ये शाखें होती हैं दरख्तों की, दैट कम्स अंडर प्रोजेक्शंस. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इवैल्यूएट ड्रग को किस तरह कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है हमारे पास वो इवैल्यूएशन है केमिकल इवैल्यूएशन. केमिकल इवैल्यूएशन जो है बच्चे वो हमें ये बताता है कि किसी भी ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है. तो केमिकल टेस्ट हम यूजली परफॉर्म करते हैं टू आइडेंटिफाई कि किसी भी ड्रग में जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है. जस्ट लाइक टैनिन्स में हमने परफॉर्म किए थे गोल्ड बीटर टेस्ट, मैस्टिक टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, किनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रू अल्कलाइड्स को एंड हाइड्रो अल्कलाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो दीज आर वेरी हेल्पफुल. क्यों? क्योंकि हमें ये बताते हैं कि जो इसके अंदर एक्टिव सब्सटेंस है वो किसी भी केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट करता है. तो जब हमें वो रिएक्शन, उसकी रिएक्शन काइनेटिक्स का पता चल जाता है तो हम एक फ़ाइनल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि ये इस वजह से एक्टिव है, इसके अंदर ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है. सो केमिकल इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल प्रोसेस. अब किसी भी दो केमिकल्स का आपस में रिएक्शन इज़ अ केमिकल इवैल्यूएशन, और क्रूड ड्रग्स की टाइप को डिटर्मिन करने में हेल्प करता है कि वेदर ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है. द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज बेस्ड ऑन केमिकल मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन. These qualitative chemical tests are useful in identification of chemical constituents and detection of adulteration. इसके अलावा हमें क्या पता चलता है? एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्योर ड्रग में कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस की मिलावट करते हैं.
तो ये जो मिलावट होती है इसको हम कहते हैं अडल्ट्रेशन। केमिकल टेस्ट फॉर अल्कलाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स आर परफॉर्म्ड। और ये किस तरह हम परफॉर्म करते हैं? हम इनको परफॉर्म करते हैं जी एसिड वैल्यू से, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू से, एसिटाइल वैल्यू से, एस्टर वैल्यू से, आयोडीन वैल्यू से, ऐश वैल्यू से और टाइट्रीमेट्रिक एसे से। जी एसिड वैल्यू क्या होती है? एसिड वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ फ्री एसिड प्रेजेंट इन फैट मेजर्ड बाय मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब किसी भी एसिड की आपने एसिड वैल्यू डिटरमिन करनी है तो आप उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे उस पॉइंट तक, तब तक जब तक कि वो न्यूट्रल ना हो जाए, और जिस पॉइंट पे वो न्यूट्रल हो जाएगा वो उसकी एसिड वैल्यू होगी। स्पॉनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है जी? स्पॉनिफिकेशन वैल्यू वो अमाउंट होती है या नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू स्पॉनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट। अब स्पॉनिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब ये होता है कि फ़ैट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो वो सोप बना दें, साबुन बना दें। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, फ़ैट के अंदर डालते जाएंगे ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक पॉइंट आएगा कि जब वो फ़ैट जो है वो सोप में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पॉनिफाई हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट है जिसके ऊपर ये स्पॉनिफाई हो जाएगा वो हमारे पास स्पॉनिफिकेशन वैल्यू होगी। एसिटाइल वैल्यू क्या है जी? हमारे पास वो वैल्यू वो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा एस्टर वैल्यू हमारे पास क्या होते हैं जी? नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू स्पॉनिफाई एस्टर्स। आयोडीन नंबर क्या होता है? mass of iodine in grams consumed by 100 ग्राम ऑफ केमिकल सब्सटेंस। और ये आयोडीन नंबर जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट रेंसिडिटी, अबाउट डिटेरियोरेशन, डिग्रेडेशन ऑफ द फैट्स। देन कम्स ऐश वैल्यू। ऐश वैल्यू हम किस तरह डिटर्मिन करते हैं? ये एक एसे होता है, इसका प्रॉपर तरीका आपको मैंने इन डिटेल लिखवा रखा है। और टाइट्रीमेट्रिक एसे क्या होता है? इसमें ये होता है कि m1v1 इज़ इक्वल टू m2v2 वाली इक्वेशन जो हमने की है बच्चे, उसको इस तरह करते हैं कि हम डिटर्मिन करते हैं एक नॉन सब्सटेंस की वैल्यू बाय एन अननोन सब्सटेंस। तो एक अननोन सब्सटेंस की हम वैल्यू डिटर्मिन करते हैं बाय अ नोन सब्सटेंस। वो उसके लिए हम एक टाइट्रेशन फ्लास्क लेते हैं। टाइट्रेशन फ्लास्क के साथ फिर हम ब्यूरिट में जो है वो अपना एसिड सोल्यूशन लेते हैं और उसमें हम ड्रॉप वाइड ऐड करते जाते हैं अपना एसिड सोल्यूशन, और इंडिकेटर डालते हैं, यूजली जो है फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर डालते हैं। और एक पॉइंट आता है जब वो अपना कलर चेंज कर लेता है, वो पॉइंट जिसमें वो अपना कलर चेंज कर लेता है वो हमारी कौन सी वैल्यू होती है? वो उस अननोन सोल्यूशन की वैल्यू होती है। देन कम्स फिर बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो हमारे पास आती है, दैट इज़ फ़िज़िकल इवैल्यूएशन। अब फिज़िकल इवैल्यूएशन में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि उसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स कैसे हैं, उसकी फ़िज़िकल पैरामीटर्स कैसे हैं, वो अपेरेंटली एक हमारे पास जो ड्रग है वो कैसी है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हम ड्रग की क्वालिटी क्या है, उसकी प्योरिटी कैसी है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इलास्टिसिटी इन फाइबर्स, विस्कोसिटी ऑफ ड्रग कंटेनिंग गम्स, स्वेलिंग फैक्टर, फ्रॉथ नंबर क्या होता है बच्चे? जितना फ्रॉथिंग होती क्या है? फ्रॉथिंग का मतलब होता है फॉर्मिंग एबिलिटीज़, कि वो कितना ज़्यादा जो है वो फॉर्म बना सकते हैं। एंड देन कम्स कंजीलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे जो इम्पोर्टेंट फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं दैट आर अप्लाइड, उसमें हमारे पास आते हैं जी सॉल्युबिलिटी आपको पता है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू डिज़ोल्व 1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इसकी फ़िज़िकल इवैल्यूएशन में आती हैं। तो और कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या होता है? हम एक हमारे पास जो है वो ऑपरेटर्स होता है, उसमें हम अपना सैम्पल प्लेस करते हैं। उस सैम्पल से जो है वो यूवी, एनएमआर, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वाली टेक्निक्स हम परफॉर्म करते हैं और हमारे पास स्पेसिफिक बैंड्स या पीक्स आ जाती हैं। उन बैंड्स और पीक्स से हमें पता चल जाता है कि इनके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, या इसके अंदर कौन कौन सी सब्सटेंस जो है वो एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। देन कम्स बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। In this method, tests are performed on intact animals
animal preparations, isolated living tissues or microorganisms. Because living organisms are used, so assays are called biological assays. Biological assay measure the actual biological activity and pharmacological activity of a given drug sample. इसमें बच्चे क्या होता है, हम ड्रग, अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेंगे कि जब भी हमने कोई ड्रग मार्केट करनी होती है तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं. तो क्लिनिकल ट्रायल्स में सबसे पहले जो है वो हम एक्टिव मोइटी को डिस्कवर करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं, उसकी सेफ्टी स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है हम उसकी ह्यूमन स्टडी करने से पहले हम उसकी एनिमल इवैल्यूएशन करते हैं कि एनिमल्स में जो है वो इसके क्या इफ़ेक्ट है और ये किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है. तो जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है उसमें हमारे पास आ जाता है जी स्टेफ और साल्मोनेला. तो biological assays are done by determining the amount of solution of unknown potency which is required to produce a definite effects on experimental animal in standard condition. In some bioassays reference preparations are used. इसमें हमारे पास एक जो है वो रेफरेंस होता है और एक होता है स्टैंडर्ड. हम जो है वो टेस्ट को इनसे कंपेयर करते हैं और फिर अपने रिजल्ट जो हैं वो डिटर्मिन कर लेते हैं. और जो बैक्टीरियाज हैं बच्चे, उनकी सम की जो कुछ जो हैं वो एंटीसेप्टिक वैल्यू जो है ड्रग्स की इवेलुएट करने में बहुत मददगार होते हैं. बैक्टीरियाज के ऊपर भी टेस्टिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है वो एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग हो. देन कम माउस के ऊपर भी बच्चे, जो रेबीज़ की वैक्सीन है उसकी टेस्टिंग किसके ऊपर हुई थी, माउस के ऊपर हुई थी. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Quantitative accuracy is usually less in bioassay than in chemical analysis. Techniques and results change with different operators. Effects on experimental animal is different from observed in patients. तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर टेस्टिंग होती है तो वो डिफरेंट रिज़ल्ट देते हैं, और जब ह्यूमंस के ऊपर टेस्टिंग होती है तो वो डिफरेंट रिज़ल्ट देते हैं. हम सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए बच्चे जो है वो इन वीवो स्टडीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो हम जब तक ह्यूमन स्टडीज़ नहीं होती तो हम किसी भी वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते. उसके अलावा ये है कि टेक्निक्स जो है वो, अब ये देखें आपके एक अगर कोई ऑपरेटर्स है, अगर आप लोगों से यही पॉइंट कह दिया जाए कि इसका लोअर मेनिस्कस बताएं कितने पे है और अपर मेनिस्कस कितने पे है, तो हर जो है वो ऑब्जर्वर अपनी डिफरेंट टेक्निक से बताएगा और डिफरेंट वैल्यू बताएगा. तो ये इस वजह से है, इसको एरर कहते हैं, ऑपरेटर एरर, टेक्निक एरर्स. और इसके अलावा हमारे पास आता है बच्चे माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमिक इवैल्यूएशन, जिनके नाम से पता चल रहा है जी माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमिक इवैल्यूएशन जो हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इसमें बच्चे हम स्मॉल जो है वो पाउडर ड्रग का करके उसको स्लिट पे प्लेस करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर. डिफरेंट लेंसेज, डिफरेंट उनकी रेजोल्यूशंस होती हैं, उनको डिफरेंट लेंसेज में एग्जामिन करते हैं और ये देखते हैं कि उनके अंदर कौन से सेलुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट है. स्टोमेटा प्रेजेंट है. स्टोमेटा होते क्या हैं? स्टोमेटा आर द पोर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड अदर ऑर्गन्स. और एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस वो आउटर लेयर होती है टिश्यूज़ की प्लांट में जो प्रेजेंट होते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं गैसियस एक्सचेंज को. उसके अलावा बच्चे हमारे पास आ जाती हैं कुछ एग्जांपल्स कि माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमिक इवैल्यूएशंस में हम देखते क्या हैं. तो माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमिक इवैल्यूएशन में हम देखते हैं स्टोमेटल नंबर ऑलरेडी डिस्कस्ड, लीफ मेजरमेंट्स, पैलिसाइड रेशियो, स्टोमेटल इंडेक्स, वेन आइलेट नंबर एंड वेनलेट टर्मिनेशन नंबर. स्टोमेटल नंबर क्या होता है बच्चे? वही कि कितने स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है. आप ये इस तरह भी याद कर सकते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो स्वेट ग्लैंड्स कितने हैं, या इतने कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं जो स्वेट को जो है वो बॉडी से बाहर लेके आते हैं. इसी तरह लीफ की सरफेस के ऊपर पर स्क्वायर मिलीमीटर पे स्टोमेटा होते हैं. इसको कहते हैं स्टोमेटल नंबर. लीफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं? बहुत सारी स्पीशीज़ को हम कंपेयर करते हैं बच्चे, और ताकि हमें पता चलता है कि इनकी जो लीव्स हैं उनकी क्या जनरल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं. पैलिसेड रेशो क्या होती है? द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल इज कॉल्ड पैलिसेड रेशो. जिस तरह अगर हम ये देखें कि
पैलिसेड सेल का काम क्या होता है? पैलिसेड सेल जो है वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, और ये होते कहाँ पर हैं बच्चे? ये बिल्कुल एपिडर्मिस के साथ पाए जाते हैं। और इसके बाद है जी स्टोमेटल इंडेक्स। इसका फार्मूला आपके पास है, स्टोमेटल इंडेक्स ओवर एपिडर्मल सेल्स इनटू 100। इसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी? स्टोमेटल इंडेक्स आ जाएगा। देन कम्स वेन आइलेट नंबर। इसमें जी है हमारे पास कि किस लिए यूज़ होता है? फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ की जो है वो डिवीजन को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है कि इसमें जो कंडक्टिंग स्टैंड है, जो वस्कुलर सिस्टम होता है प्लांट का, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, ये उससे रिलेटेड है। इसके अलावा बच्चे कुछ एग्जांपल्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने जो है वो टर्मिनेशन नंबर कितना है ट्रोपा बेलाडोना का, और इसके अलावा वेन आइलेट सेल और पैलिसेड सेल्स कितने हैं ट्रोपा के, स्टोमेटल इंडेक्स का फार्मूला क्या है, और कौन सी ड्रग का फ्रैक्चर साउंड कैसा होता है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और बाकी जो है चैप्टर पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल जो है वो आपको पता है उसमें आते ही ड्रग की इवैल्यूएशन और कैरेक्टराइजेशन है जो आपको परफॉर्म करनी होती है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।